सभी दोस्तों का नमस्कार। वेलकम टू 8 आवर स्टडी। दोस्तों यहाँ पर इस टॉपिक से सी टेट को लेकर के हम यूपी टेट को अगर बात करें, जहाँ पर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से आपके 8 से 10 नंबर कहीं नहीं गए, परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। तो नैतिकता को लेकर के आपको अब नंबर कटवाने की ज़रूरत नहीं है। अब नैतिक विकास से कहीं भी प्रश्न पूछा जाएगा, तो यहाँ पर कोहल वर्ग से कभी भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप यहाँ पर आंसर करेंगे, क्योंकि ये जो कंप्लीट वीडियो है वो आप लोगों के लिए है। इस कंप्लीट वीडियो में आप देखोगे कि यहाँ पर थ्योरी भी कराई जाएगी और थ्योरी के साथ साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी रखा जाएगा। यहाँ पर वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा पूछती है, उन प्रश्नों को अगर आपने कर लिया और थ्योरी को आपने कंप्लीट कर लिया तो परीक्षा में एक भी क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं। सभी क्वेश्चंस आप करोगे और आप उसके नंबर भी बटोरोगे। ठीक है, तो अब देखेंगे नैतिक विकास को लेकर के हम यहाँ पर देखेंगे। तो नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो कोहल वर्ग ने दिया था। ठीक है, ये अमेरिकी जो है मनोवैज्ञानिक थे, ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे। तो अब इसको देखेंगे कि जो कोहल वर्ग की जो थ्योरी है नैतिकता को लेकर के, यहाँ पर 10 नंबर अगर आपको पक्के करने हैं तो अब कुछ जो ट्रिक बताने वाला हूँ, जो चीज़ें बताने वाला हूँ, उन सभी चीज़ों को पढ़ना है। इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। तो कमर कस लीजिए, आपके जो 10 नंबर है वो तैयार होने वाले हैं। तो थोड़ा सा बस सब्र रखिए, इन सभी चीज़ों को बिल्कुल आप सुनोगे, कहानी के तौर पर आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, और सारे इसके जो भी स्तर हैं, स्टेजेज हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सबसे पहले नैतिकता की बात कर लेते हैं। नैतिकता होती क्या है? तो जब नैतिकता की हम बात करते हैं तो यह वह गुण है जिसमें सही और गलत की पहचान होती है। आप नैतिक हैं, अनैतिक हैं, आपके माँ बाप जानते हैं, पास पड़ोस के लोग जानते हैं, आप खुद जानते हैं कि आप नैतिक कार्य करते हैं या अनैतिक कार्य करते हैं। ठीक है, सही गलत की पहचान है कि नहीं, और वो भी सामाजिक परिवेश से सीखा जाता है। समाज को लेकर के नैतिक है या अनैतिक है, ये भी चीज़ है। जब बालक का जन्म होता है तो वो ना तो अनैतिक जानता है ना ही अनैतिक जानता है, वह अच्छा या बुरा का समाज से ही सीखता है। अगर वो नैतिकता सीखता है तो यहाँ पर नैतिकता जो होती है वो समाज से सीखता है, और अनैतिकता सीखता है तो वो भी समाज से सीखा जाता है। कहने का मतलब है कि समाज जो होता है उसको बनाता है, समाज ही उसको बिगाड़ता है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम जो है ना वो थ्योरी को पढ़ने की कोशिश करेंगे, फटाफट चीज़ों को देखेंगे। एमसीक्यूज जब करेंगे ना तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एमसीक्यूज दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर एमसीक्यूज भी हैं जिनको हम लोग करेंगे, जिससे कि आपका जो रिवीजन हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, परेशान नहीं होना है। ठीक है, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में देखिए क्या चीज़ कहा जाता है। इसमें जो परीक्षा प्रश्न पूछती है उन्हीं चीज़ों को हम लोग यहाँ पर कैप्चर करने वाले, इसके अलावा हम कोई भी चीज़ नहीं पढ़ने वाले। जितनी चीज़ें पढ़ रहे हैं इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत की जो अवस्था है, ठीक है, जो नैतिक विकास के सिद्धांत की जो अवस्था है, यहाँ पर देखेंगे सिद्धांत की जो अवस्था है, नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था वाला सिद्धांत जो दिया है उस किसने दिया है? कोहलबर्ग ने। और इन्होंने इस सिद्धांत में 6 अवस्थाएं बताई, उन्हें सार्वभौमिक माना है, यूनिवर्सल माना है। ठीक है, अब देखिए सार्वभौमिक का तात्पर्य क्या है, ये भी पूछता है परीक्षा में। तो सार्वभौमिक का तात्पर्य है कि कोई भी बच्चा हो वह इन अवस्थाओं से होकर जरूरी गुजरता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कोई भी बच्चा है, अगर आप देखोगे तो इन 6 स्टेज से होकर के वो जरूर गुजरता है। वो कौन कौन से 6 स्टेज हैं वो हम इस चीज़ के बारे में बात करने ही वाले हैं। तो कोई भी बच्चा इन स्टेज से नहीं बच सकता है। नैतिक विकास की जो अवस्थाएं होती हैं एक निश्चित क्रम में होती है, इस क्रम को बदला नहीं जा सकता। अब देखिएगा, आपने पहली क्लास में पढ़ाई करी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर 10th में गए, 12th में गए, ग्रेजुएशन करा, फिर बीएड बीटीसी करा। आपने क्या बिना ग्रेजुएशन के बीएड बीटीसी करा? नहीं। तो नैतिकता भी कुछ उसी तरीके से है, उसका एक क्रम चलता है, उस क्रम को नहीं बदला जा सकता है। ये कौन कहते हैं? हमारे कोहलबर्ग जी कहते हैं कि नैतिक विकास की जो अवस्थाएं होती है निश्चित क्रम में होती है और इन क्रम को बदला नहीं जा सकता। नेक्स्ट जो पॉइंट है इनसे जुड़ा हुआ जो परीक्षा पूछती है, नैतिक अवस्था की जो अंतिम अवस्था में पहुंचने वाले बच्चों की जो संख्या होती है वो बहुत ही कम होती है। नैतिक तर्क शक्ति के आधार पर बालक को में अभिव्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। ये प्रश्न बार बार पूछता है कि नैतिक तर्कणा किससे संबंधित है? तो कोहलबर्ग से। तो ये परीक्षा बार बार प्रश्न पूछ रही है, सीटेट में बार बार हर शिफ्ट में ये पेपर में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे नैतिक अवस्था की जो अंतिम अवस्था होती है उसके बारे में भी देखेंगे। अंतिम अवस्था कौन सी होती है? पहली चीज तो निश्चित क्रम होता है, ठीक है, और अंतिम अवस्था में पहुंचने वाले बालकों की जो संख्या होती है वो सबसे कम होती है। ठीक है, तो नैतिक तर्क शक्ति के आधार पर बालक को अभिव्यक्ति जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, हर बच्चे की नैतिक शक्ति जो होती है वो अलग अलग होती है, क्योंकि वो अपने अपने समाज से अलग अलग नैतिकता को सीखते हैं। ठीक है, जैसे कई बार होता है जब
कोई भी ऐसा गलत कार्य हो जाता है तो लोग एक ही लाइन बोलते हैं कि माँ बाप ने तुझे नहीं सिखाया इस चीज़ के बारे में। तो इस चीज़ को समझेंगे, ये सारी चीज़ें नैतिकता से ही रिलेटेड होती हैं। अब हम उन 6 स्टेज के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल भी घबराना नहीं, बहुत आसान सा है। 6 स्टेज से डरते हैं बच्चे, परीक्षा में गलत करके आते हैं, बिल्कुल डरना नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की कुल 6 अवस्थाओं के बारे में बात की है। नैतिक अवस्थाओं जो है, नैतिक विकास की 6 अवस्थाओं की बात की है, लेकिन उन्होंने दोनों अवस्थाओं को एक साथ रखा है। तो यहां पर दो दो अवस्थाएं जो हैं उसको एक साथ रखा है और इसको 3 स्तर में यहां पर डिवाइड कर दिया है। इसकी व्याख्या की गई है जो इस प्रकार है, जो हम पढ़ने वाले हैं। तो अब देखेंगे पहला पूर्व परंपरागत, जिसको प्री कन्वेंशनल बोला जाता है, ये एक अवस्था है। ठीक है, 6 अवस्थाएं हैं जिसको 3 स्तर है, ये एक स्तर है जिसमें अभी इसमें 2 अवस्थाएं दे दी गई हैं, एक आज्ञा और दंड और एक अहंकार। जब छोटा बच्चा होगा तो आज्ञा, दंड और अहंकार के बारे में सीखता है। दूसरा जो है परंपरागत अवस्था है जिसमें प्रशंसा की अवस्था और सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था होती है। ठीक है, तो उसको कन्वेंशनल स्टेज भी बोला जाता है। तीसरा होता है उत्तर परंपरागत अवस्था। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सब पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, जितनी परीक्षा पूछती है उतनी ही चीजों को पढ़ना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो यहां पर अब देखेंगे पूर्व परंपरागत के बारे में पढ़ेंगे। पूर्व परंपरागत क्या होता है, पूर्व परंपरागत के बारे में पढ़ेंगे तो जब बालक बाहरी तत्व या घटना के आधार पर किसी व्यवहार का नैतिक या अनैतिक मानता है तो उसकी नैतिक तर्क शक्ति प्री कन्वेंशनल स्तर की जो कही जाती है, उसमें 2 अवस्थाएं होती हैं जो कि इस प्रकार है। जब बालक बाहरी तत्व या घटना के आधार पर किसी व्यवहार को नैतिक आधार अनैतिक आधार मानता है। ठीक है, कोई बाहरी घटना घटती है, उसको जज करता है कि नैतिक है अनैतिक है, तो उसकी नैतिक तर्क शक्ति जो होती है वो पूर्व परंपरागत होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, पहला जो देखा जाता है आज्ञा एवं दंड की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक का व्यवहार बंद के व्यय पर आधारित होता है और इसी डर से वह अच्छा व्यवहार करता है। बच्चे डरते हैं तो कहीं ना कहीं नैतिकता को गुण को लेकर के कि अगर हम गलत करेंगे तो हम पीटे जाएंगे, दंड मिलेगा। तो इस प्रकार नैतिक विकास की शुरू में अवस्था में दंड को ही बच्चों की नैतिकता का मुख्य आधार माना जाता है। अगर बच्चे को दंड नहीं दोगे कि ये गलत काम नहीं करना है, पीटोगे नहीं, मारोगे नहीं, तो बच्चा सुधरेगा नहीं, वो वही गलतियां करता जाएगा। तो कहीं ना कहीं दंड की वजह से, दंड की न मिलने की वजह से, दंड न मिलने के लिए न का दंड उसको न मिले उस चीज़ के लिए वो नैतिकता को सीखता है। बच्चा सोचता है कि बंद से बचने के लिए आदेश का पालन करना चाहिए। ठीक है, दंड से, यहाँ पर दंड से बचने के लिए आदेश का पालन करना चाहिए। सही गलत का निर्णय दिए गए दंड और पुरस्कार से करता है। अगर आपको पुरस्कार मिलता है तो वो ये चीज़ समझता है कि हाँ हमें पुरस्कार मिला मतलब हमने अच्छा काम करा, हम नैतिक कार्य कर रहे हैं, और पुरस्कार नहीं मिलता तो ये परीक्षा बार बार पूछती है कि किसी बच्चे को नैतिकता सिखाने के लिए दंड या पुरस्कार दिया जाता है तो वो किस अवस्था में है, तो वो आपकी पूर्व परंपरागत अवस्था में होती है जिसमें आज्ञा एवं दंड की अवस्था होती है। दूसरा अगर हम बात करेंगे अहंकार की अवस्था होती है, इसी पूर्व परंपरागत में ही अहंकार की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक का व्यवहार स्वयं की इच्छा को पूरा करने वाला होता है। उसे लगता है कि वह वही बात सही है जिसमें बराबरी का लेन देन हो, अर्थात हम दूसरी की कोई इच्छा पूरी कर दें तो वह भी हमारा इच्छा पूरा करेगा। ठीक है, तो उनको ऐसा लगता है, ये स्टेज ऐसी जो होती है अहंकार की कि हमने आपके लिए कुछ किया है तो आप भी हमारे लिए कुछ करो। ठीक है, और हमें ऐसा लगता है कि जो हमने कहा है वही सही है। इस अवस्था में बालक में अहंकार होता है। यदि उसका कोई उद्देश्य झूठ बोलने से क्या चोरी करने से होता है तो वह काम करता है, ऐसे अनैतिक नहीं समझता है। ठीक है, अगर कोई काम पड़ता है उसको, अगर वो काम करता है तो जैसे कि देखिए एक आपने एक स्टोरी सुनी होगी, ठीक है, जिसमें दवा को लेकर के बात होती है कि दवा नहीं मिलने की वजह से उसकी वाइफ की मृत्यु होने की बात होती है, तो वो दुकान में तोड़फोड़ करता है और दवा ले जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर कोई चीज़ ज़रूरत पड़ी, नैतिक हो या अनैतिक हो, ठीक है, वहाँ पर जान की अगर बात आती है तो इन सभी चीज़ों को क्या करता है, बालक में अहंकार होता है इस अवस्था में, और वो झूठ बोलने से, क्या चोरी करने से क्या होता है, वो काम करता है, ऐसे अनैतिक नहीं समझता है। जब ज़रूरत पड़ती हो तो ये काम को करता है, अपने उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए चीज़ करता है। और यहाँ पर पूर्व परंपरागत की एज की अगर बात करें, देखिए 7 साल तक तो कोई भी नैतिकता का विकास के बारे में बात नहीं होता। 7 से लेकर के 10 साल तक के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर पूर्व परंपरागत के बारे में बात की जाती है। अगर 10 से हम 13 साल तक की बात करें तो वहाँ पर परंपरागत की बात की जाती है, और 13 से ऊपर आपकी जो होती है वो उत्तर परंपरागत। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है पूरी जो इसकी कहीं ना कहीं सार है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको, और इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, PDF जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप ले करके इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो PDF के लिए बिल्कुल परेशान ना हो, PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इस अवस्था में जो होते हैं बच्चों का जो व्यवहार होता है उनकी माँ बाप या किसी बड़े व्यक्ति द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित होता है।
ठीक है। जो जो घर में नियम बनाए जाते हैं ना, इस अवस्था में उस पर आधारित होता है उनका व्यवहार। इसमें 2 अवस्थाएँ फिर से होती हैं। भाग इसके 3 होते हैं, लेकिन अवस्थाएँ इसकी 6 होती हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पर दूसरे की 2 अवस्थाएँ हैं, जिसमें प्रशंसा की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है, वह प्रशंसा पाने के लिए करता है। इसमें बालक समाज को अच्छा लगने वाला व्यवहार करता है, जिससे वह प्रशंसा प्राप्त कर सके। जैसे कोई मेहमान आते हैं तो उनके पास जाता है, उनसे अच्छी बातें करता है, उनको नमस्ते करेगा। तो इससे क्या होगा कि वो बोलेंगे, वाह बहुत अच्छा लड़का है, कहाँ पढ़ते हो बेटा, प्रशंसा करेंगे। तो ये जो एज होती है 10 से 13 साल वाली, ये वही वाली एज होती है। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे उस व्यवहार को ही वह अनैतिक मानता है जिससे प्रशंसा मिलती है। ठीक है। इस अवस्था में बच्चे के चिंतन का स्वरूप समाज और उसके परिवेश से निर्धारित किया जाता है। बिल्कुल, उसका जो सोचने का तरीका है वो समाज और परिवेश से ही निर्धारित किया जाता है इस स्टेज में। तो प्रशंसा की अवस्था जो होती है वो सेकेंड स्टेज में होती है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है। अब दूसरा जो होता है, जिसको हम स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन बोलते हैं, प्रशंसा की अवस्था को। तीसरा जो होता है स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान का, जो सम्मान की अवस्था होती है। ठीक है। सम्मान मतलब रिस्पेक्ट। उत्पादकता में बच्चों के नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्यों पर आधारित होती है। यहाँ पर कानून की बात आ रही है, परीक्षा में प्रश्न बार बार पूछ लिए जाते हैं यहाँ से। कानून पर आधारित होती है मतलब ये परंपरागत में आपका ये कानून नाम के जो शब्द इस्तेमाल होंगे वो परंपरागत में इस्तेमाल होंगे। जो न्याय कर्तव्यों पर आधारित होता है। ये जो व्यवस्था है अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। ये जो अवस्था जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में प्रवेश से पहले बालक समाज को केवल प्रशंसा के लिए महत्व देता है। जैसे देखिए, इस स्टेज में जब जाता है सामाजिक स्टेज में, उससे पहले प्रशंसा को महत्व देता है, लेकिन अब इस स्टेज में आ जाता है तो ये अवस्थाएं जो होती है थोड़ी सी चेंज होती हैं। तो इस अवस्था में पहुंचकर वो समझने लगता है कि सामाजिक नियमों के विरुद्ध प्रत्येक कार्य अनैतिक होता है। मतलब कि अगर परंपरागत में जाते हैं, परंपरागत में 10 से 13 साल की एज में जाते हैं, तो अगर प्रशंसा की अवस्था होती है तो अच्छी बात है, लेकिन प्रशंसा से आगे जब वो बढ़ता है तो उसे एक चीज समझ में आ जाती है कि हम समाज के विरुद्ध जो कार्य कर रहे हैं, तो अगर इज्जत पानी है तो नैतिक कार्य करना पड़ेगा। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अगर अवस्था है, मतलब अगर वो इज्जत पाना चाहता है, सम्मान पाना चाहता है, तो नैतिकता के गुण अपनाने पड़ेंगे। अगर सम्मान नहीं पाना चाहता है तो उसको नैतिक कार्य करने होंगे। तो कौन व्यक्ति सम्मान नहीं पाना चाहता, सभी नैतिक कार्य करते हैं। इसी वजह से इसको परंपरागत अवस्था है इसमें रखा गया है, जिसमें बच्चे को प्रशंसा और यहाँ पर नैतिक अनैतिक का इसमें सब कुछ पता चल जाता है कि इज्जत चाहिए तो नैतिकता बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर तीसरा आता है जो भाग है, जिसमें 2 आपके यहाँ पर स्टेजेस देखने को मिलेंगे, जिसमें से उत्तर परंपरागत स्तर है। उत्तर परंपरागत स्तर को 2 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। पहला है सामाजिक समझौते की अवस्था। यहाँ पर समझौते की बात हो रही है 13 साल से ऊपर के बच्चे। अब यहाँ से जो अवस्था स्टार्ट हो जाती है, बताया है कि यहाँ पर देखिए सामाजिक समझौते की अवस्था जो होती है, इस अवस्था में समझौता, हितों की रक्षा, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। सामाजिक समझौते से आपको क्या समझ में आता है कि व्यक्ति यह मानने लगता है कि हमारा दायित्व है कि हम समाज के नियमों का पालन करें, क्योंकि हमारे हितों के लिए सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। अगर नियमों का हम पालन नहीं करते हैं तो व्यक्ति और समाज के बीच एक समझौता जो होता है वो टूट जाता है। समाज से बना हुआ है व्यक्ति और व्यक्ति से भी बना हुआ है समाज। तो यहाँ पर देखिए सबसे जरूरी है एक चीज़ और, जो आखिरी पॉइंट है यहाँ पर, कि परंतु यह अवस्था में यह समझा जाता है कि समाज की सहमति से सामाजिक नियमों को भी बदला जा सकता है। जैसे बहुत सारे रूढ़िवादी कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिनको बदला जा रहा है समाज के तौर पर, कि यहाँ पर औरतें जो होती हैं कमज़ोर होती हैं, वो बाहर का काम नहीं कर सकती, रोती हैं। मर्द जो होते हैं रोते नहीं हैं। तो ये तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं, इनको सामाजिक नियमों को जो बदला जा सकता है। जैसे स्कूल पढ़ने के लिए लड़कियों को भेजा नहीं जाना है, लड़कियां नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ लड़के पढ़ेंगे। तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पर बदला जा सकता है। बच्चों के अंदर एक तरीके से इस तरीके की अवस्था में उनका विकास होने लगता है नैतिकता को लेकर के। नेक्स्ट बात करेंगे सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था। इसे विवेक की अवस्था भी कहा जाता है। इसकी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, बिल्कुल घबराना नहीं है। इसकी पूरी पीडीएफ मिलेगी, आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे और उसके बाद इसके आंसर भी करेंगे। अभी हम लोग थोड़ी देर में इसके आंसर भी करने वाले हैं। इसे विवेक की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था तक व्यक्ति के अच्छे बुरे, उचित अनुचित आदि विषयों के पर स्वयं के व्यक्तिगत विचार विकसित हो जाते हैं एवं अपने बनाए गए नियमों पर चलता है। यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने एक चीज देखा कि जो व्यक्ति होता है वो समाज के आदेश, कानून, नियम, इन सभी चीजों को देखता है। ठीक है। और ये समाज के नियमों के विरुद्ध नहीं जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि समाज के नियम के विरुद्ध जाएंगे तो अनैतिक कार्य हो जाएगा। तो समाज के नियमों के अकॉर्डिंग वो काम करता है ताकि उसको समाज के प्रति, समाज में उसको सम्मान मिल जाए। ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक खुद के विचार पैदा करने लगता है
क्या क्या गलत है क्या सही है इसके बारे में वो खुद ही अपनी जानकारियों को इकट्ठा करने लगता है। तो उत्तर परंपरागत स्तर में सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। इसके एमसीक्यूज जब लगाएंगे तो कोहलबर्ग से कोई भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। तो कोहलबर्ग से जो है आपके पूरे प्रश्न यहाँ पर बनने वाले हैं, वो सभी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इस अवस्था में बालक अपने विवेक का प्रयोग करता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हर एक जो वीडियो है सीटेट की प्रिपरेशन को लेकर के जो भी अपडेट होगी सब सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी चैनल के माध्यम से। टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा, सारी पीडीएफ मटेरियल वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के चरणों के संदर्भ में किस चरण के तहत किसी बच्चे के गिरने की विशिष्ट प्रतिक्रिया होगी? यदि आप ईमानदार हैं तो माता पिता पर आप गर्व होगा, इसलिए आपको यहाँ पर ईमानदार होना चाहिए। क्या होगा इसका बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, गुड गर्ल और गुड बॉय ओरिएंटेशन। बच्चा गुड करता है ताकि उसको समझा जाए प्रशंसा के लिए, ठीक है। प्रशंसा, आप गुड बॉय, जैसे कोई मेहमान आता है, आप अच्छा एक्टिविटी करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, तो बच्चे को बोला जाता है कि गुड बॉय गुड गर्ल। तो ये एक प्रशंसा की अवस्था होती है। किस चरण के तहत किसी बच्चे के गिरने की विशिष्ट प्रतिक्रिया होगी? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व पारंपरिक जो है स्तर के अनुसार नैतिक निर्णय लेते समय निम्नलिखित में से किसके लिए एक व्यक्तिगत मोड होगा? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पूर्व परंपरागत में होता है तो इसमें व्यक्तिगत मोड क्या होगा? आप यहाँ पर देखेंगे व्यक्तिगत जरूरतें, इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, जो पारिवारिक जो है अपेक्षाएं, संभावित सजा शामिल है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कोई भी नैतिक निर्णय लेते समय निम्नलिखित में से किसके लिए व्यक्तिगत मोड है? तो आपने यहाँ पर पढ़ा है कि पूर्व पारंपरिक, ठीक है। यहाँ पर जब आपने पढ़ा है पूर्व पारंपरिक में क्या होता है? दंड को लेकर के होता है, पुरस्कार को लेकर के बात होती है। तो यहाँ पर पूर्व पारंपरिक में जहाँ पर भी दंड की संभावना की, सजा की यहाँ पर कहीं ना कहीं संभावना दिखती है, तो ऑप्शन आपका यही होगा। कोहलबर्ग का ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर सही अर्थों में नैतिकता की अनुपस्थिति को दर्शाता है? तो जो नैतिकता की अनुपस्थिति नहीं होती है वो स्तर फर्स्ट में होती है, क्योंकि बच्चा जो होता है नैतिकता समाज को लेकर के, लोगों को देख करके सीखने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको नैतिक स्तर का ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कोहलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों को जन्म दे सकता है। व्यवहार कैसे करें? पर सख्त निर्देश दे करके, नैतिक मुद्दों पर चर्चा में उन्हें शामिल करके, स्पष्ट नियम, व्यवहार के स्पष्ट नियम बता करके, धार्मिक शिक्षाओं को देखिए व्यवहार को कैसे करें, इससे क्या मतलब है? यहाँ पर नैतिक मूल्यों की शिक्षा देनी है तो नैतिक मुद्दों पर चर्चा करके या फिर उनको शामिल करना होगा, तभी जाकर के नैतिक मूल्यों का पता चलेगा कि चोरी करना पाप है, चोरी नहीं करना है, किसी को हरास नहीं करना है, किसी को परेशान नहीं करना है, ये सारी चीज़ें अनैतिक हैं। बड़े पापा की इज्जत करनी है, पापा की इज्जत करनी है, ठीक है, बड़ों की इज्जत करनी है, इन सभी चीज़ों को आपको देखना है। ये नैतिकता के गुण हैं। समाज में जो भी लोग होते हैं उनको इज्जत करनी है, इज्जत प्रेम व्यवहार से सब तरीके से बात करनी है, ये सारी चीज़ें परिवार में सिखाई जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अमेरिकी वैज्ञानिक थे, बिल्कुल सटीक है, सही है। इन्होंने पियाजे से प्रभावित होकर नैतिक विकास का सिद्धांत किया, बिल्कुल ये भी पियाजे से प्रभावित हुए थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास, इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की 3 अवस्थाओं के बारे में बताया था, बिल्कुल सही बात है, 3 अवस्थाएं बताई थी, 6 स्तर होते हैं इसमें, ठीक है। कोहलबर्ग ने पूर्व परंपरागत सत्र को 6 से 11 के बीच में माना है। देखिए पूर्व परंपरागत जो है वो जो आपका आता है 10 साल तक आता है, ठीक है। 7 से 10 साल तक आपका पूर्व परंपरागत आता है, फिर 10 से 13 आता है आपका परंपरागत, फिर जाकर के आपका 13 से प्लस आता है आपका उत्तर परंपरागत। तो ऑप्शन नंबर जो राइट है, जो रॉन्ग मतलब जो इसमें सही होगा असत्य है, वो है आपका 4, जो असत्य पूछा है। लेकिन क्वेश्चन आंसर देना है तो आपको सत्य पे लगाना है, जो 4th नंबर पे है। नैतिक दुविधा व नैतिक तर्कणा को किस मनोवैज्ञानिक ने, जहाँ पर भी ये प्रश्न पूछा जाता है मैंने आपको बताया है, लॉरेंस कोहलबर्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कैसे व्यवहार किया जाना है, इस पर कठोर निर्देश, ये गलत हो गया। धार्मिक शिक्षक महत्व देकर व्यवहार के स्पष्ट नियमों को बताकर, बिल्कुल गलत हो गया। नियम मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, ये हमने पिछले 1-2 प्रश्न पहले भी हमने इस चीज़ को डिस्कस करा है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। अब देखिए सही और गलत का निर्णय लेना है और उसमें चिंतन प्रक्रिया जो होती है उसका जब यहाँ पर शामिल किया जाता है तो यहाँ पर क्या कहा जाता है? नैतिक पदार्थवाद, यहाँ पर गलत हो गया।
नैतिक तर्कणा हमने देखा है, देखते आगे। सहयोग की नैतिकता, ये बिल्कुल गलत। जब तार्किक की बात हो जाए, दुविधा नैतिक, गलत। जब तार्किक की बात हो जाए, जब सोचने की बात होती है, तो नैतिक तर्कणा यहाँ पर राइट आंसर। यही प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला। इसको आपने कंप्लीट कर लिया तो बस आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस प्रीवियस ईयर लगा लो, यहाँ पर आपका जो पुराने शिफ्ट के परीक्षाएं हो रही हैं उनको कर लो, आपका काम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लॉरेंट कोलबर्ग के नैतिक विकास की चरणों का लक्ष्य है? सभी संस्कृतियों से संबंधित चरणों को सार्वभौमिक खुला, विभिन्न चरण एक पैर पदानुक्रमी रूप से आगे की ओर बढ़ते हैं, चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम, विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर हैं, ना कि सामान्य। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्ष्य है? तो सभी संस्कृतियों से संबंधित चरणों की सार्वभौमिक खुला। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। सार्वभौमिक जहां पर दिखता पॉजिटिव होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे, लॉरेंट कोलबर्ग के अनुसार के सिद्धांत में कौन सा स्थान नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो लेवल फर्स्ट है, जो हमने अभी पीछे डिस्कस करा है। यही सारे प्रश्न जो होते हैं बार बार रिपीट होते हैं, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। इसकी पीडीएफ जो होगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, टेलीग्राम पर जाएंगे और ये पूरी जो आपने पीडीएफ देखी है, जिस पर आप सारी चीज़ों को कर रहे हो, तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। इसका नोट्स आपको पीडीएफ पर के फॉर्म में आपको टेलीग्राम पर दे दिया गया। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन है, उसको दबा के सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है। कोलबर्ग ने के बिना किसी अनुमति मुलाकात के सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन्होंने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। कोहलबर्ग ने जो है वो प्रस्ताव दिया कि नैतिक तर्कणा तार्किक विकासात्मक है। अब चौथा देखते हैं, कोहलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं की नैतिक तर्कणा में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इनकी यहाँ पर आलोचना भी हुई थी, क्योंकि इन्होंने पुरुषों और महिलाओं की नैतिक तार्किकता है उसमें सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं उसमें महत्व नहीं दिया था, तार्किक शक्ति को लेकर के महिलाओं और पुरुषों में। तो ये जो ऑप्शन होता है ये बार बार पूछा जाता है, इसको आप याद रखेंगे। ये ऑप्शन जो होगा इसका आलोचना को लेकर के राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत सत्र के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रब होगा? ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दंड के बारे में, पूर्व परंपरागत में दंड को लेकर के होता है, तो यहाँ पर यही सारे प्रश्न घूमते हैं। मैं वही सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी अब देखिए वीडियो में इतनी है, सारी वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा, वहाँ पर टेलीग्राम पर सारे नोट्स आपको दे दिए जाएंगे, प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। सीटेट के लिए सारे टूल्स आपको वहाँ पर अवेलेबल है। बाकी जो भी अपडेट आएगी आपको बता दी जाएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। टेक केयर, बाय बाय।